हमारी शादी की 5वीं सालगिरह की रात सुबह के 3 बजे मैं अपनी तेज बुखार में तपती हुई बेटी शियाटोन को गोद में लिए फैमिली डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर उसकी जांच करता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है, सर क्या आपको यकीन है कि शियाटोन आपकी रियल बेटी है? आपका और जानन का ब्लड ग्रुप बी है। इस बच्ची का ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनते ही मेरी पूरी दुनिया टूट जाती है। जिस बच्ची को मैंने 5 साल तक अपनी जान से बढ़कर पाला, वह मेरी पत्नी और उसके सेवियर की बेटी निकलती है। उस रात मैं श्याओतोन को सीने से लगाए बैठा रहता हूँ। तभी डॉक्टर संग जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर अंदर आता है, जिस पर वह कहता है, सर शांत रहिए, पहले मुझे इसे चेक करने दीजिए। इसके बाद वह शियाटोन को अपनी गोद में लेकर बड़ी स्किल के साथ उसकी जांच करता है। वह उसका चेस्ट चेक करता है और तुरंत ब्लड सैंपल लेता है। यह एक इमरजेंसी टेस्ट होता है। उस 1 घंटे के इंतजार के दौरान मैं बच्चों वाले बेड के पास बैठा रहता हूँ और अपनी बेटी का तपता हुआ हाथ कसकर पकड़े रहता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह केओस में डूबा रहता है। पापा बेहोशी में शियाटोन बुदबुदाती है, जिस पर मैं उसका माथा अपने माथे से लगाकर कहता हूँ, मैं यही हूँ, स्ट्रांग रहो शियाटोन, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर संग के कदम बाहर रुकते हैं। मैं सिर उठाकर देखता हूँ और उसके हाथ में रिपोर्ट दिखाई देती है। उसका चेहरा बेहद गंभीर नजर आता है। डॉक्टर संग, मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ, जिस पर वह अंदर आता है और मेरी तरफ देखे बिना रिपोर्ट आगे बढ़ा देता है। उसकी आवाज बेहद सावधान और ठंडी हो जाती है। सर, क्या आपको पूरा यकीन है कि शियाटोन आपकी बेटी है? मैं 2 सेकंड तक बिल्कुल जड़ हो जाता हूँ। मुझे लगता है शायद मैंने गलत सुना है। क्या कहा आपने? जिस पर डॉक्टर सांग रिपोर्ट की तरफ इशारा करता है। आप और जनरन दोनों का ब्लड ग्रुप बी है। थ्योरी के हिसाब से आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप सिर्फ बी या ओ हो सकता है, लेकिन शियाटोन का ब्लड ग्रुप ए है। वह एक पल रुकता है और फिर और भी धीमी आवाज में कहता है, बायोलॉजिकली यह इम्पॉसिबल है। कमरे की घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। हर आवाज मेरे सिर पर हथौड़े की तरह पड़ती है। मैं रिपोर्ट को घूरता रहता हूँ। अगर शियाटोन मेरी बेटी नहीं है, तो फिर वह किसकी बेटी है? जरूर कोई गलती हुई है। मेरी आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। टेस्ट दोबारा कीजिए, लेकिन डॉक्टर शांत रहता है। मैं कई बार चेक कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको डीएनए टेस्ट करवाने ले जा सकता हूँ। सुबह 4 बजे मैं सोती हुई शियाटोन को लेकर सीधे टेस्ट सेंटर पहुंच जाता हूँ। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने में 6 घंटे लगते हैं। उन 6 घंटों में मैं कॉरिडोर में बैठा रहता हूँ, जैसे मेरी आत्मा ही शरीर छोड़ चुकी हो। इसी दौरान जनरान का फोन आता है। उसकी आवाज हमेशा की तरह मीठी लगती है। त्यानयू, हैप्पी एनिवर्सरी, मुझे एक वर्क मीटिंग आ गई है, मैं देर से लौटूंगी। शियाटोन को मेरी तरफ से गुड नाइट बोल देना। जिस पर मैं शांत स्वर में कहता हूँ, ठीक है। फोन कटने के बाद मेरी नजर लॉक स्क्रीन पर चली जाती है। वहाँ हमारी फैमिली फोटो लगी होती है। बीच पर खींची गई उस तस्वीर में जन्नन सफेद ड्रेस पहनकर मेरे कंधे पर झुकी रहती है। शियाटोन मेरी गोद में होती है। हम तीनों मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोई परफेक्ट फैमिली पिक्चर हो। दोपहर 2 बजे रिजल्ट आ जाता है। नो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, सिर्फ 7 शब्द, लेकिन यही 7 शब्द मेरे दिल को चीर कर रख देते हैं। मैं खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लेता हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सेंटर का एम्प्लॉय कुछ कहता रहता है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरे कानों में सिर्फ एक भयानक गूंज बची रहती है। अचानक डिलीवरी रूम में सुनी गई पहली रोने की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है। तो वह बच्ची कभी मेरी थी ही नहीं। फिर मेरा असली बच्चा कहाँ है? वह बच्चा जिसे जनरल ने मेरी जान बचाने के बदले मुझे देने का वादा किया था, अब वह कहाँ है? जनरल, उसे सब पता था। मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मैं उसे कॉल करता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मैं दोबारा कॉल करता हूँ, फिर भी सन्नाटा। इसके बाद मैं ड्राइवर को श्याओतोन को घर छोड़ने का आदेश देता हूँ। वह अब भी बुखार में होती है। उसका छोटा सा चेहरा कार विंडो से लगा रहता है। वह बेखबर सोती रहती है, लेकिन जब मैं उसकी आंखों को देखता हूँ, जो बिल्कुल जानरन जैसी हैं, मेरा दिल बार बार टूटता रहता है। 5 साल का दर्द, 5 साल का प्यार। जिस बच्ची को मैंने अपने हाथों से ट्रेजर की तरह पाला, वह किसी दूसरे आदमी की बेटी निकलती है, जिसे मेरी पत्नी ने जन्म दिया। कितना बड़ा मजाक था यह। इसके बाद कार सीधे उस क्लब की तरफ बढ़ती है जहां जनरन के होने की बात कही गई थी। मैं स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ता हूं कि मेरे हाथ कांपने लगते हैं। आखिरकार मुझे कार साइड में रोकनी पड़ती है। मैं स्टीयरिंग पर झुककर भारी सांसें लेने लगता हूँ। बाहर बीजिंग की चमकती हुई रात दिखाई देती है। नियॉन लाइट्स किसी सितारों की नदी की तरह बहती नजर आती हैं। यही शहर हमारे प्यार का गवाह रहा था। यहीं जनरान ने बिना डरे मेरा पीछा किया था। यहीं उसने मेरे लिए अपना स्वभाव बदला था। यहीं हमारी शादी हुई थी और यहीं उसने रोते हुए कहा था, त्यानयू, आखिरकार मैं तुमसे शादी कर पाई। लेकिन अब यही शहर उस प्यार को सड़ते हुए देखेगा। थोड़ी देर बाद मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करता है। यह जनरान का वीचैट मैसेज होता है। त्यानयू, मुझे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के बाहर जाना पड़ रहा है। मैं कुछ दिनों में लौटूंगी। आई मिस यू, मेरा इंतजार करना। साथ में एक एयरपोर्ट वेटिंग एरिया की फोटो लगी होती है। ग्लास के बाहर एक एयरप्लेन की टेल दिखाई देती है। मैसेज 5 मिनट पहले भेजा गया होता है। मैं उसे घूरता रहता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। मेरी हंसी पूरी कार में गूंजने लगती है, गुस्से से भरी हुई, पागलपन वाली हंसी। रास्ते में आगे जाकर अचानक ट्रैफिक रुक जाता है। 2 ग्रुप्स सड़क के बीचों बीच लड़ रहे होते हैं। जमीन पर टूटे हुए बॉटल्स बिखरे रहते हैं। मैं चिढ़कर हॉर्न बजाता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर भीड़ के बीच एक महिला पर टिक जाती है। उसका चैनल ड्रेस फटा हुआ होता है, बाल बिखरे हुए रहते हैं और चेहरा चोटों से भरा होता है। वह दूसरी औरत के बाल पकड़कर उसे जोर जोर से खींच रही होती है और वह महिला कोई और नहीं
जनरन होती है, पूरे बीजिंग में मशहूर फू फैमिली की एलिगेंट मिस फू। लेकिन इस वक्त वह किसी सड़क पर लड़ने वाली औरत जैसी नजर आती है। मैं कार से उतरकर भीड़ के किनारे खड़ा हो जाता हूँ। जनरान की कुछ फ्रेंड्स भागकर उसके पास आती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जनरान की आंखें लाल होती हैं और वह लगातार गालियां देती रहती है। जनरन, हान बोगेन ने सिर्फ क्लब की कॉरिडोर में उससे बात ही तो की थी, क्या तुम्हें इतना ओवररिएक्ट करना जरूरी था? उसकी एक क्लोज फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है। दूसरी फ्रेंड भी कहती है, सही कह रही है, जब चैरिटी गाल में किसी ने तियानेयू को इंसल्ट किया था और बाद में पता चला था कि वह वोंग फैमिली की इलीगल डॉटर है, तब भी तुमने सिर्फ उससे माफी मंगवाई थी। तुम इतनी एंग्री तब भी नहीं हुई थी। वह जानन को ऊपर से नीचे तक देखती है। और अगर शाओतुन तुम्हें इस हालत में देख ले तो, और अगर तुम्हारा हस्बैंड पूछे तो? जिस पर जानरन ठंडी आवाज में उसे काट देती है। वह कुछ नहीं पूछेगा। उसकी आवाज में ऐसी प्रोटेक्शन होती है जो मैंने कभी अपने लिए नहीं सुनी। शाओटन मेरी और बोगेन की बायोलॉजिकल डॉटर है। अगर उसे पता चले कि उसकी माँ उसके पिता के लिए घायल हुई है तो वह जरूर खुश होगी। यह सुनते ही आसपास की हवा जैसे जम जाती है। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह जाता हूँ। मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत निकल जाती है। मेरे कानों में शोर गूंजता रहता है, लेकिन जनरान की आवाज साफ सुनाई देती है। उस साल मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, इसीलिए शियाटन बोगेन की बेटी बनी। उसने कभी कोई स्टेटस नहीं मांगा और यहाँ तक कि बच्ची की पहचान भी छुपाई। वह कुछ पल रुकती है। मैं अब भी बोगेन की कर्जदार हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ उसे और उसकी बेटी को कंपेसेट कर सकती हूँ। तो यही सच्चाई थी। जिस बेटी को मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, वह मेरी पत्नी की बिट्रेयल का सबूत थी। 5 साल की हैप्पी मैरिज शुरू से ही एक झूठ थी। 7 साल पहले जब मैं बीमार पड़ा था और मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी, तब बोगन की तस्वीर मेरे दिमाग में उभरती है। तब वह मेरा सबोर्डिनेट हुआ करता था। उसने अपनी स्लीव ऊपर चढ़ाई थी और ईमानदारी से कहा था, सर मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, मुझे ब्लड डोनेट करने दीजिए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। बोगेन, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिस पर वह मुस्कुराकर सिर हिलाता है। ऐसा मत कहिए, आपकी मदद कर पाना मेरे लिए ऑनर है। उसे थैंक यू कहने के लिए मैंने उसे बड़ी रकम दी थी, कंपनी में इंपॉर्टेंट पोजीशन दी थी और छोटे भाई की तरह ट्रीट किया था। जनन भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। वह हमेशा कहती थी कि बोगेन बेहद कैपेबल और सेंसिबल है, लेकिन सच्चाई यह निकलती है कि उसी समय से दोनों का अफेयर चल रहा था और मैं एक बेवकूफ की तरह उसे अपने घर बुलाता रहता था ताकि वह मेरी पत्नी के साथ फ्लर्ट करे और मैं उसकी बेटी को पालता रहूं। सालों तक यह एक परफेक्ट ड्रामा बना रहता है। तभी जनरन की फ्रेंड धीमी आवाज में पूछती है, और तुम्हारा हस्बैंड, अगर उसे कभी सच पता चल गया तो? जिस पर जनरन के होंठ हल्के से मुड़ते हैं। उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी और ठंडी होती है। मैं उसे पहले की तरह प्यार करती रहूंगी। मैं उसे कभी शक नहीं होने दूंगी। इसके बाद वह अपना फोन निकालती है और स्क्रीन पर कुछ टाइप करती है। कुछ सेकंड बाद मेरा फोन वाइब्रेट करता है। फिर वही मीठा मैसेज, त्यानायू, मुझे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना है, मैं कुछ दिनों में लौटूंगी। आई मिस यू, मेरा इंतजार करना। कुछ ही देर पहले वह हान बोगेन के लिए सड़क पर लड़ रही थी और अब मेरी स्क्रीन पर प्यार का नाटक कर रही थी। दोनों तस्वीरें मेरे सामने एक साथ उभरती हैं। मैं सिर झुकाकर चैट बॉक्स खोलता हूँ। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी होती हैं। हर लेटर किसी पत्थर जितना भारी लगता है। आज हमारी 5वीं एनिवर्सरी है, तुम आज के बाद जा सकती हो। ये मेरी आखिरी टेस्ट होती है। जनरन लगभग तुरंत रिप्लाई करती है, त्यानायू, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं लौटूंगी तो इसकी भरपाई कर दूंगी। भरपाई? तो उसकी सारी नरमी सिर्फ भरपाई थी। वह भरपाई करती थी क्योंकि उसके दिल में कोई और था। वह भरपाई करती थी क्योंकि किसी और की बेटी मुझे पापा बुलाती थी। वह भरपाई करती थी क्योंकि वह मेरे बगल में सोती थी, जबकि हर दिन मुझे धोखा देने की प्लानिंग करती रहती थी। मैं सिर उठाता हूँ और जनरन को अपने बाल और कपड़े ठीक करते हुए पार्किंग एरिया की तरफ जाते देखता हूँ। उसकी बैक सीधी रहती है, उसके कदम शांत रहते हैं। कुछ देर पहले वाली पागलपन भरी हालत का कोई निशान नहीं बचता। यही असली जनरन थी। हाई सोसाइटी की वाइल्ड एंड रोज, फू फैमिली की वह मिस जो बॉयफ्रेंड्स को कपड़ों की तरह बदलती रहती थी और कभी किसी के लिए नहीं रुकती थी। वह बस कुछ समय के लिए मेरे पास रुकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक दूसरा समंदर छिपा हुआ था। एक ऐसा समंदर जो एम्बोजेन का था, और मैं तो बस वो कार्ड था जिसे उसने अपनी सहूलियत के लिए चुना था। जिस पर मैं लड़खड़ाते हुए मुड़ता हूँ और लगभग भागते हुए वापस अपनी कार तक पहुंच जाता हूँ। जैसे ही मैं कार का दरवाजा आवाज़ बंद करता हूँ, मेरी आंखों से आखिरकार आंसू फूट पड़ते हैं। मैं अपनी गर्दन सीट पर टिका देता हूँ और आंसुओं को बहने देता हूँ। 5 साल की शादी, 1800 से भी ज्यादा दिन और रातें, हमारे सारे मीठे पल अब जहरीली सुइयों की तरह बन चुके थे जो लगातार मेरे दिल में चुभ रहे थे। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक रोता रहा। फिर एक पुलिस ऑफिसर कार के शीशे पर दस्तक देता है, जिस पर वह इशारा करके बताता है कि यहाँ पार्किंग करना अलाउड नहीं है। ये सुनकर मैं अपने आंसू पोंछता हूँ और वापस सिटी सेंटर की तरफ ड्राइव करने लगता हूँ। रास्ते में मैं अपने असिस्टेंट को कॉल करता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी, उसमें जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। ग्रुप की फॉरेन ब्रांच को बता दो मैं वहाँ काम करने जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कॉल काटकर मैं अपनी माँ को मैसेज भेजता हूँ, मॉम, आज रात मैं आपसे मिलने आऊंगा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
जिस पर मैसेज भेजने के बाद मैं जान रान और उस बेटी के सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देता हूँ जिसे मैंने पूरे दिल से पाला था। अब मैं उसे नहीं चाहता था, और जान रान उस झूठी औरत को भी नहीं। अगर हम्बोगन उसके दिल का व्हाइट मून था और ऑटोन उनके प्यार की निशानी था, तो मैं उन्हें खुश रहने देता। मैं खुद इस बेवकूफी भरे लव ट्रायंगल से बाहर निकल जाता। अब मैं उस झूठ से भरे घर में कभी वापस नहीं जाने वाला था, जिस पर कार मुड़ती है और सीधे फू फैमिली की पुरानी विला की तरफ बढ़ जाती है। रात के अंधेरे में फू विला चमक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी मेरे दिल को गर्म नहीं कर पाती। मेरी मदर इन लॉ मुझे इतनी रात में देखकर हैरान रह जाती है। त्यानु, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? जानरान कहाँ है? वह ट्रिप पर गई है। जिस पर मैं उसके सामने बैठ जाता हूँ। फिर अपने ब्रीफकेस से 2 डॉक्यूमेंट्स निकालकर मैगोनॉय टेबल पर रख देता हूँ। एक डिवोर्स एग्रीमेंट था और दूसरा डीएनए रिपोर्ट। जैसे ही मेरी मदर इन लॉ की नजर नो ब्लड रिलेशन वाली लाइन पर पड़ती है, उसके चेहरे की मुस्कान जम जाती है। वह कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाती है और उसे बार बार पढ़ती रहती है। काफी देर बाद वह सिर उठाती है। उसकी आवाज भी कांप रही थी। त्यानु, इसका मतलब क्या है जो आप देख रही हैं? मेरी आवाज डराने वाली हद तक शांत थी। सियाओतुन मेरी बेटी नहीं है, वह जान रान और हाम्बोगन की बेटी है। यह सुनते ही मेरी मदर इन लॉ झटके से खड़ी हो जाती है, जिस पर महोगनी टेबल भी जोर से हिल जाती है। इम्पॉसिबल, जान रान ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। मॉम, मैं उसे धीरे से बीच में रोक देता हूँ। मैं यहाँ कोई सफाई सुनने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक बात मांगने आया हूँ। जिस पर मैं डिवोर्स पेपर्स उसकी तरफ सरका देता हूँ। मेरी आंखों में अब सिर्फ थकान बची थी। जान रान से इस पर साइन करवा दीजिए, मुझे मेरी आजादी वापस चाहिए। यह सुनकर मेरी मदर इन लॉ वापस सोफे पर बैठ जाती है। वह अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेती है और उसके कंधे लगातार कांप रहे थे। काफी देर बाद वह हाथ नीचे करती है और लाल आंखों से मेरी तरफ देखती है। त्यानु, मुझे पता है कि अब मेरी हर बात सिर्फ बहाना लगेगी, लेकिन इन 5 सालों में मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिस पर वह भारी आवाज में आगे कहती है, जब तुम्हारी और जान रान की शादी नई नई हुई थी, तब वह देर रात तक मीटिंग्स में रहती थी, लेकिन तुमने कभी उसे दोष नहीं दिया। तुम सिर्फ घर की लाइट अंदर रखते थे और उसके लिए सूप गर्म करके इंतजार करते थे। 2 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब तुम कंपनी और हॉस्पिटल के बीच लगातार भागते रहते थे। तुम बहुत दुबले हो गए थे, लेकिन फिर भी कभी शिकायत नहीं की। तुमने सच में फू फैमिली को अपनी फैमिली माना और जान रान को अपनी पूरी दुनिया। जिस पर वह मेरा ठंडा हाथ पकड़ लेती है। उसकी हथेली गर्म थी। फू फैमिली ने तुम्हें धोखा दिया। जान रान अंधी थी। उसने एक ऐसा पाप किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उसके आंसू मेरी हथेली पर गिरते रहते हैं। उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उसने तुम्हें इस तरह कुचल कैसे दिया? मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता हूँ। मैं अपना हाथ नहीं हटाता, लेकिन मेरी आंखों में अब कोई हलचल नहीं बची थी। आखिरकार मेरी मदर इन लॉ समझ जाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिस पर वह कांपते हाथों से डिवोर्स पेपर्स और डीएनए रिपोर्ट दोनों संभाल कर रख लेती है। फिर वह एक एक शब्द बहुत भारी आवाज में कहती है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, फू फैमिली तुम्हें जवाब देगी। इसके बाद जब मैं पुरानी विला से बाहर निकलता हूँ, तब रात के 3 बज चुके थे, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाता। उसकी बजाय कंपनी के पास एक कमरा किराए पर ले लेता हूँ। उस अजनबी बिस्तर पर लेटे हुए मैं खुली आंखों से छत को देखता रहता हूँ। तभी मोबाइल स्क्रीन चमकती है। वह एयरपोर्ट लोकेशन थी। मैं बोर्डिंग कर चुकी हूँ। गुड नाइट हस्बैंड। जिस पर मैं उस मैसेज को घूरता रहता हूँ और 7 साल पहले की बातें याद करने लगता हूँ। उस समय जान रान बीजिंग की सबसे चमकदार वाइल्ड रोज मानी जाती थी। उसके पीछे अनगिनत लोग पागल थे, लेकिन वह किसी के लिए नहीं रुकती थी। फिर एक बिजनेस पार्टी में उसने मुझे एक कोने में चुपचाप बैठे देखा और जैसे किसी मैजिक के असर में आ गई हो, वह पूरे 1 साल तक मेरा पीछा करती रही। मेरे लिए उसने अपनी सारी कांटेदार आदतें छोड़ दी। बार्स और क्लब्स जाना बंद कर दिया। हर दिन अपनी पूरी शेड्यूल मुझे बताती थी। वह गैर जरूरी मीटिंग्स कैंसिल कर देती थी और मेरे साथ बोरिंग एग्जीबिशंस में जाती थी। बुक स्टोर में घंटों बैठी रहती थी, जब तक मैं अपनी पसंद की किताबें नहीं चुन लेता था। यहाँ तक कि एक बार वह रात के 2 बजे तक मेरे घर के नीचे इंतजार करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक डेजर्ट का नाम यूं ही जिक्र कर दिया था। सब लोग कहते थे कि वह पागल हो चुकी है, और मैं भी यही मान बैठा था कि मुझे रियल लव मिल गया है। लेकिन अब मुझे सब समझ आता है। उसे सिर्फ एक सम्मानजनक शादी चाहिए थी, जिससे फैमिली पावर और मजबूत हो सके। उसे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए था जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जो उसकी प्राइवेट लाइफ छिपा कर रखे। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो इतना सीधा हो कि उसके और उसके लवर के बच्चे को भी पाल ले, और मैं उन सारी कंडीशंस पर खरा उतरता था। फैमिली का इकलौता बेटा, शांत स्वभाव वाला, आसानी से कंट्रोल होने वाला, उसके प्यार के नाटक से प्रभावित, एक परफेक्ट प्रे, जिस पर अचानक फोन फिर से वाइब्रेट करता है। इस बार एक अजीब ईमेल से एनक्रिप्टेड फाइल आई थी। मैं उसे खोलता हूँ। वह मेरी मदर इन लॉ ने भेजी थी। उसके अंदर कई फोटोज और शॉर्ट वीडियोस थे। पिछले कुछ दिनों का पूरा सच। जान रान का तथाकथित इमरजेंसी ट्रिप दरअसल इसी सिटी में हैम्बोगेन के साथ बिताया गया समय था। फोटोज में वह एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में हैम्बोगेन के साथ डिनर कर रही थी। वह बड़े प्यार से उसके लिए खाना परोसती है। उसकी आंखों में ऐसी नरमी थी जो मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी। वीडियो में दोनों एक मैटरनिटी स्टोर में घूम रहे थे। हैम्बोगेन एक पिंक ड्रेस उठाकर जान रान के सामने दिखाता है, जिस पर जान रान मुस्कुराकर सिर हिला देती है। फिर वह उसकी कमर पकड़ता है और धीरे से उसके गाल पर किस कर देता है। इसके अलावा एक धुंधली फोटो प्राइवेट क्लिनिक के बाहर की थी। हैम्बोगेन बहुत सावधानी से जान रान को सहारा देता है। दूसरी तरफ
तरफ जान रान का हाथ अनजाने में अपने पेट पर टिका हुआ था। स्याओतोन उनके साथ नहीं थी, जिस पर मुझे समझ आता है कि उसकी तथाकथित कॉम्पेंसेशन असल में यही कॉम्पेंसेशन थी। जिन दिनों में सच जानकर टूट रहा था, उन्हीं दिनों वह आराम से अपने लवर के साथ थी और शायद वह फिर से प्रेग्नेंट भी थी उसके बच्चे से। यह सोचकर मैं फाइल बंद कर देता हूँ और बाथरूम में चला जाता हूँ, जिस पर मैं टैप खोलता हूँ और बार बार अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारता हूँ। शरद ऋतु का वह पानी हड्डियों तक ठंड पहुंचा देता है, लेकिन वह भी मेरे दिल से ज्यादा ठंडा नहीं था। अगले कुछ दिनों तक मैं हमेशा की तरह FU ग्रुप जाता रहता हूँ। मैं 3 साल से मार्केट वाइस प्रेसिडेंट था और उनके लिए अनगिनत मार्केट्स खोल चुका था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ एक मजाक जैसा लगता है। फिर भी मैं शांति से अपना काम पूरा करता हूँ। फॉरेन ब्रांच जाने से पहले सारे फाइल्स अरेंज करता हूँ, क्लाइंट्स ट्रांसफर करता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि हर रात यह धोखा मेरी हड्डियों को चींटियों की तरह कुतरता रहता है। मैं न ठीक से सो पाता था न खा पाता था। सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉफी और काम ही मुझे सुन्न बनाए रखते थे। 5वें दिन की शाम मेरा असिस्टेंट मैसेज भेजता है, वाइस प्रेसिडेंट वापस आ गई हैं। जिस पर मैं ऑफिस की बड़ी ग्लास विंडो के सामने खड़ा होकर उस पहचान वाली रेड स्पोर्ट्स कार को पार्किंग में आते हुए देखता हूँ। जनरान हमेशा से दिखावा पसंद करती थी, यहाँ तक कि मुझे धोखा देने के लिए भी वह वही कार इस्तेमाल करती है जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। कुछ मिनट बाद ऑफिस का दरवाजा खुलता है। जनरान कई लग्जरी बैग्स लेकर अंदर आती है। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। त्यानु, मेरे प्यारे हस्बैंड, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिस पर वह मुझे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला देती है, लेकिन मैं सिर्फ सिर उठाकर उसे शांत नजरों से देखता हूँ। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं उस वक्त फॉरेन मार्केट की फाइनल रिपोर्ट अरेंज कर रहा था, जो हैंडओवर के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक थी। 3 साल पहले जान रान ने हम हस्बैंड वाइफ हैं का बहाना बनाकर मुझे FU ग्रुप में मार्केट वाइस प्रेसिडेंट बनने के मनाया था, और इन 3 सालों में मैंने उनके आधे एम्पायर को खड़ा करने में मदद की। लेकिन अब सोचता हूँ तो वह सब एक परफेक्ट ट्रैप था। उसने शादी का इस्तेमाल मुझे अपने सेकंड इन कमांड की तरह बांधने के लिए किया, और मेरे टैलेंट का इस्तेमाल फू फैमिली के लिए पैसा कमाने में किया। साथ ही उसने अपनी प्राइवेट लाइफ भी पूरी तरह छिपा कर रखी, जिस पर मैं सिर्फ हल्का सा हम्म कहता हूँ और उसके आने से अपने काम को रोकता भी नहीं। जान रान का हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए सख्त पड़ती है, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती है। इसके बाद वह गिफ्ट्स डेस्क पर रख देती है। देखो, ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस बार गलती मेरी थी, मुझे हमारी एनिवर्सरी पर ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर वह ऑरेंज बॉक्स उठाकर अपनी जानी पहचानी मीठी आवाज में कहती है, हरमीज के नए शूज, वही कलर जो तुम्हें पसंद है। इन्हें लेने के लिए मुझे 1 महीना इंतजार करना पड़ा। जब वह देखती है कि मैं अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, तो वह एक और बॉक्स खोलती है। डायमंड वॉच, इस समय की सबसे पॉपुलर सीरीज। मुझे याद है तुमने कहा था कि यह बहुत खूबसूरत है। और आखिर में वह ज्वेलरी बॉक्स के पास पोर्श की रख देती है। लिमिटेड एडिशन व्हाइट पोर्श। व्हाइट कलर तुम पर सबसे ज्यादा सूट करता है। मैं उन महंगे गिफ्ट्स को बिना किसी दिलचस्पी के देखता हूँ। पहले अगर वह मुझे इस तरह मनाती तो मैं कब का पिघल चुका होता। मैं हमेशा ऐसा ही था, बस थोड़ी सी मिठास मिलती और मैं अपने सारे जख्म भूल जाता। लेकिन अब ये सारी चीजें सिर्फ प्राइस टैग्स जैसी लग रही थीं, जो उन झूठों की कीमत दिखा रही थीं जिन्हें वह छिपाना चाहती थी। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। जवाब का इंतजार किए बिना हान बोगेन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब वह जान रान का एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बन चुका था, ब्रदर त्यानु। वह मुस्कुराते हुए मुझे ग्रीटिंग देता है, जिस पर उसकी नजर डेस्क पर रखे गिफ्ट्स पर पड़ती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल नापी तुली हैरानी दिखाई देती है। वाह, वाइस प्रेसिडेंट आपको कितना अच्छा ट्रीट करती हैं। ट्रिप से लौटते ही इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं। जनरान हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी तरफ देखती तक नहीं। मेरे सामने वह हमेशा ऐसी ही रहती थी, एक सही दूरी बनाए रखते हुए। जिस पर वह धीरे से मेरे पास आती है और प्यार से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। त्यानु, इतनी सिंसियरिटी के बाद भी क्या तुम इस बार मुझे माफ नहीं करोगे? लेकिन उसकी उंगलियां मुझे छू पाती उससे पहले ही मैं दूसरा डॉक्यूमेंट उठाने के लिए झुक जाता हूँ, जिस पर उसका हाथ हवा में ही रह जाता है। मेरी नजर उसके चेहरे के साइड प्रोफाइल पर पड़ती है। उस दिन की लड़ाई के छोटे छोटे निशान अब लगभग गायब हो चुके थे। अगर मैंने अपनी आंखों से उसे हैम्बोगन के लिए पागलों की तरह लड़ते हुए न देखा होता तो शायद मैं आज भी कुछ नोटिस नहीं कर पाता। इन सालों में उसने मुझसे आखिर कितना कुछ छिपाया था। अचानक कैंसिल हुई डेट्स, अचानक आए मीटिंग्स, आधी रात तक चलने वाले सोशल इवेंट्स। जिन बहानों पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, अब उनमें हर तरफ दरारें दिखाई दे रही थीं। सही कह रहे हैं ब्रदर त्यानु। जिस पर हान बोगेन कुछ कदम आगे बढ़ता है। उसकी नजर डायमंड वॉच पर टिक जाती है। उसकी आवाज में जलन भी थी और चापलूसी भी। ये ग्राफ की लिमिटेड एडिशन है, कितनी खूबसूरत है। वाइस प्रेसिडेंट सच में आपका बहुत ख्याल रखती हैं। जान रान कोई जवाब नहीं देती, वह सिर्फ मेरी तरफ देखती है, जैसे मेरी रिएक्शन का इंतजार कर रही हो। मैं डॉक्यूमेंट नीचे रखता हूँ और हान बोगेन की तरफ देखता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी। असिस्टेंट एंड डॉक्यूमेंट्स छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है और मुझे तैयारी करनी है। मुझे कुछ देर शांति चाहिए। मेरी बात साफ तौर पर उसे बाहर जाने का इशारा थी, जिस पर हान बोगेन की मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो जाता है।
जी, वह डॉक्यूमेंट्स रख देता है, फिर एक सेकंड के लिए जान रान की तरफ देखता है। उस एक नजर में शिकायत भी थी, मजबूरी भी थी और छिपा हुआ गर्व भी। जान रान ऐसे दिखाती है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। फिर वह शांत आवाज में कहती है, एम्बुजन तुम पहले जाकर काम करो, तियानु को थोड़ा आराम करने दो। जिस पर हैम्बुगन आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाता है और बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन जान रान मेरे पास खड़ी रहने के बावजूद अनजाने में उसकी जाती हुई पीठ को देखती रहती है, जब तक वह कॉरिडोर के आखिर में गायब नहीं हो जाता। कितना गहरा प्यार था उनका, यह देखकर मेरे पेट में मरोड़ उठती है। मुझे इतनी तेज मितली महसूस होती है कि जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। पहले जब हम तीनों साथ खाना खाते थे या कंपनी की एनुअल डिनर्स में शामिल होते थे, तब जान रान और हान बोगेन के पास हमेशा बातें होती थीं। मैं सोचता था कि दोनों बस अच्छे पार्टनर्स हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अब मुझे सब समझ आता है। वह कंपैटिबिलिटी नहीं थी, वह दो लवर्स की नजरें थीं। वह मेरे सामने छिपकर प्यार करने का एक्साइटमेंट था, जिस पर मेरा दिल जैसे बर्फीले पानी में डूबने लगता है, धीरे धीरे और गहराई तक, जब तक कि मेरा पूरा शरीर कांपने नहीं लगता। सच तो यह था कि सारे संकेत हमेशा से मौजूद थे, बस मैं ही बहुत बड़ा बेवकूफ था जो तथाकथित प्यार में अंधा हो चुका था। जानरान शायद कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ही अपना लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स उठा चुका था, जिस पर मैं खड़ा होता हूँ और कहता हूँ, मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। फिर बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद होता है, मुझे जान रान की बेबस आह सुनाई देती है, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे वह कह रही हो, तुम्हारा तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन जो बातें पहले मेरे दिल को नरम कर देती थीं, अब वही सीधे दिल में चाकू की तरह चुभती थीं। मैं कॉरिडोर की दीवार से टिक जाता हूँ और अपनी मितली को दबाने की कोशिश करता हूँ। जब सांसें थोड़ी सामान्य होती हैं, तब मैं फोन निकालता हूँ। ठंडी स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए मैं चुपचाप अपने ऑफिस का सर्विलांस कैमरा खोलता हूँ, जिस पर स्क्रीन में दिखाई देता है कि हान बोगेन, जो अभी अभी बाहर गया था, अब फिर से मेरे ऑफिस के अंदर खड़ा है। जान रन तेजी से आगे बढ़ती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। क्लिक, लॉक होने की साफ आवाज मेरे कानों में चुभ जाती है। हान बोगेन डेस्क पर रखे महंगे गिफ्ट्स को देखता है। उसकी आवाज जलन से भरी हुई थी। वाह वाइस प्रेसिडेंट, आपने उसे इतना कुछ खरीद दिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं? जिस पर जान रान हंस पड़ती है। वह डार्क ब्लू वेलवेट बॉक्स निकालती है और उसके सामने खोल देती है। मैं अपने बोगन को कैसे भूल सकती हूँ? देखो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए कस्टम मेड करवाया है। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक पेयर है। यह सुनकर हान बोगन हैरान रह जाता है। उस बॉक्स के अंदर डायमंड कफलिंग्स थे। उनका डिजाइन बेहद शानदार था। लाइट पड़ते ही उनमें ठंडी चमक झिलमिला रही थी। साफ था कि उनमें मेरे डेस्क पर रखी ग्राफ वॉच से कहीं ज्यादा दिल लगाया गया था। जिस पर हान बोगेन तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सुनकर घुटन होने लगे। पगली, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो, बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। जान रान उसकी बाहों में मुस्कुराती है। उसकी उंगलियां उसकी टाई से खेलने लगती हैं। तुम्हें बस अच्छी बातें बनानी आती हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मीठी बातें करता हूँ। जिस पर हान बोगेन झुककर उसके गाल को हल्के से छूता है। फिर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। मैं स्क्रीन को घूरता रहता हूँ। मेरे नाखून हथेलियों में धंस जाते हैं, लेकिन मुझे दर्द तक महसूस नहीं होता। जो जुनून उसने हमेशा मुझसे छिपा कर रखा था, वही अब तेजाब की तरह मेरे दिल को खा रहा था। 5 साल की शादी में वह हमेशा मेरे सामने मीठी और रिजर्व्ड बनी रही। यहाँ तक कि जब वह खुद पहल करती थी, तब भी खुद को रोक कर रखती थी। मैं समझता था कि यह किसी सभ्य लड़की की शर्म है, लेकिन अब मुझे सच पता था, वह मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। उसका जुनून, उसकी दीवानगी और उसके बेकाबू पल किसी और आदमी के लिए थे। मेरे ऑफिस में, मेरी अपनी डेस्क के पास, वह अपने लवर के साथ छिप कर प्यार कर रही थी। जानरान, तुम सच में बहुत क्रूर हो। जिस पर मैं तुरंत कैमरा स्क्रीन बंद कर देता हूँ। अगर मैं एक सेकंड और देखता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता, शायद अंदर घुसकर सब कुछ तोड़ देता। लेकिन वह तियानु नहीं था। मेरी परवरिश, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे किसी पागल इंसान की तरह उन्हें पकड़ने की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं मुड़ जाता हूँ और एक एक कदम बढ़ाते हुए उस दम घोंटने वाली जगह से दूर चला जाता हूँ। कॉरिडोर लंबा था, लाइट्स तेज थीं, लेकिन हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं धारदार ब्लेड्स पर चल रहा हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं वापस उस तथाकथित घर लौटता हूँ। जानरान पहले ही घर पहुंच चुकी थी। उसने एप्रन पहन रखा था और किचन में खाना बना रही थी। डाइनिंग टेबल पर 4 डिशेस और एक सूप रखा था। सब कुछ मेरी पसंद का था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह मुड़ती है और मुस्कुरा देती है। वही मुस्कान जिसने कभी मुझे अंधा बना दिया था। तुम आ गए, हाथ धो लो, खाना खाते हैं। एक आदर्श पत्नी, एक अच्छी माँ, इतनी परफेक्ट कि डर लगने लगे। अगर मैंने उसे हमबोगन के लिए पागल होते न देखा होता, अगर मैंने अपने कानों से यह न सुना होता कि ऑन्टोन हमबोगन और जान रान की बेटी है, तो शायद मैं एक बार फिर उसके झूठ में फंस जाता। डिनर टेबल पर जान रान प्यार से मुझे खाना परोसती रहती है, साथ ही अपने बिजनेस ट्रिप की बातें करती रहती है और मैं बस कभी कभी जवाब देता हूँ। खाना खाता हूँ, लेकिन किसी चीज का स्वाद महसूस नहीं होता। खाने के बाद वह हमेशा की तरह मेरी कमर में हाथ डाल देती है। उसकी गर्म हथेली मेरे शरीर को हल्के से छूती है। पहले उसके ऐसे छोटे छोटे टच मेरा दिल पिघला देते थे, लेकिन अब सिर्फ घिन महसूस होती थी, जिस पर मेरा पूरा शरीर सख्त हो जाता है।
मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और उसका हाथ हटा देता हूँ। जनरान हैरान रह जाती है। त्यानु, मैं अपनी मितली दबाता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, जल्द ही शियाटोन का बर्थडे आने वाला है। मैं उससे पूछने जा रहा चाहूँ कि वह इसे कैसे सेलिब्रेट करना चाहती है। इतना कहकर मैं उसे जवाब देने का मौका भी नहीं देता और सीधे चिल्ड्रन रूम की तरफ बढ़ जाता हूँ। दरवाजा खोलते ही शियाटोन फ्लोर पर बैठी पजल बना रही थी। आवाज सुनकर वह अपना छोटा सा चेहरा उठाती है। पापा, शियाटोन की हेल्प करो, मैं ये हिस्सा नहीं बना पा रही। जिस पर मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ और पजल पीसेस उठाने लगता हूँ। 3 साल की छोटी बच्ची, मुलायम हाथ, गोल मटोल उंगलियां, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, लेकिन उसकी आंखें और भौहें दिन ब दिन एम्बोजेन जैसी होती जा रही थीं। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को कसकर दबा रहा हो। धीरे धीरे एक घुटन भरा दर्द मेरे अंदर फैलने लगता है। यह वही बच्ची थी जिससे मैंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, जिसे मैंने एक पिता की तरह अपना सब कुछ देकर पाला था। लेकिन वही बच्ची मेरी पत्नी की बेवफाई का सबसे बड़ा सबूत भी थी। वह हर दिन मुझे याद दिलाती थी कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं नजरें झुका लेता हूँ, अपनी आंखों का दर्द छिपाते हुए पजल का पीस सही जगह लगा देता हूँ। शॉर्टन, मैं हल्की भारी आवाज में बोलता हूँ, जल्द ही तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। तुम पार्टी में किसे बुलाना चाहती हो? यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह उत्साह से अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू कर देती है। शॉर्टन चाहती है कि अंकल एन आए। पापा, क्या आप अंकल एन को बुला सकते हो? शॉर्टन को अंकल एन बहुत पसंद है, जिस पर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने मेरे दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। दर्द इतना तेज था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं जबरदस्ती मुस्कुराता हूँ और नरम आवाज में उससे पूछता हूँ, शॉर्टन, तुम अंकल हान को इतना पसंद क्यों करती हो? यह सुनकर शॉर्टन खुशी से हाथ हिलाते हुए कहती है, क्योंकि अंकल हान शॉर्टन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। जिस पर वह उत्साह से बताने लगती है, पिछले हफ्ते मॉम और अंकल एन शियाटोन को पार्क लेकर गए थे। अंकल एन ने मुझे सबसे बड़ी कॉटन कैंडी खरीद कर दी थी और मेरे साथ एयरप्लेन राइड पर भी बैठे थे। हम बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। और फिर वह खुशी से हंसने लगती है। और जब हम एक्वेरियम गए थे तब मॉम ने शियाटोन को गोद में लिया था। अंकल एन मेरा हाथ पकड़ते हैं और हम तीनों ने बहुत सारी सुंदर मछलियां देखी थीं। अंकल हान ने कहा था कि वह बाद में मुझे बार बार घुमाने लेकर जाएंगे और बहुत सारी सुंदर ड्रेस और डॉल भी खरीद कर देंगे। उसका हर शब्द एक जहरीले तीर की तरह मेरे दिल में धंसता चला जाता है। क्या खुशहाल फैमिली ऑफ 3 थी। जब मैं फू फैमिली के लिए ओवरटाइम करता था और मीटिंग्स के बीच भागता रहता था, तब मेरी पीठ पीछे वे लोग पहले ही अपनी खुशहाल फैमिली बना चुके थे। और मैं नाम का पिता, आखिर तक धोखा खाया हुआ सबसे बड़ा बेवकूफ। मैं शियाटोन के उत्साहित चेहरे को देखता हूँ, जिस पर मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैं धीरे से उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरता हूँ। ठीक है पापा, समझ गए। मेरी आवाज एक गहरी आह जैसी निकलती है। यह सुनते ही शियाटन सीधे मेरी बाहों में कूद जाती है और अपना छोटा सा चेहरा मेरी छाती से रगड़ती है। पापा सबसे अच्छे हैं। जिस पर मैं उसे कसकर गले लगा लेता हूँ। उसके शरीर से आती दूध जैसी हल्की खुशबू को महसूस करते हुए मेरी आंखें जलने लगती हैं। यह आखिरी बार होगा, आखिरी बार जब मैं शियाटोन को अपनी बेटी की तरह गले लगा रहा हूँ। भले ही तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन इन 3 सालों का मेरा पिता वाला प्यार बिल्कुल सच्चा था। और अब इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आखिरकार शियाटोन का बर्थडे आ जाता है। फू विला किसी फेरी टेल कैसल जैसी सजाई गई थी। हर तरफ पिंक बैलून थे, रेनबो डेकोरेशन थी और कैरसोल थीम वाला बर्थडे केक रखा था। जनरान हमेशा अपनी बेटी पर बहुत पैसा खर्च करती थी। इसी दौरान हम्बोगेन भी वहां पहुंच जाता है। उसने सफेद रंग का शानदार सूट पहना हुआ था और हाथ में एक एलिगेंट पेट केज पकड़ी हुई थी, जिस पर वह सीधे शियाटन के पास जाता है और केज खोल देता है। अंदर एक सफेद रैगडॉल कैट बैठी थी, जिसकी नीली आंखें किसी जेमस्टोन की तरह चमक रही थीं। हैप्पी बर्थडे शियाटोन। हम्बोगेन की आवाज जरूरत से ज्यादा मीठी थी। देखो अंकल एन तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वाह, शियाटन खुशी से चिल्ला उठती है, जिस पर वह तुरंत बिल्ली को गोद में उठा लेती है और उसके मुलायम फर में अपना चेहरा छिपा देती है। थैंक यू अंकल एन। शियाटन को कैट्स बहुत पसंद है। आसपास खड़े गेस्ट्स भी हम्बोगेन की तारीफ करने लगते हैं। जनरन उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी और उस सीन को बड़े प्यार से देख रही थी। मैं भी आगे बढ़ता हूँ, जिस पर मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ कर कहता हूँ, बहुत अच्छा गिफ्ट है असिस्टेंट एन। मेरे चेहरे पर अब भी शिष्ट मुस्कान थी, लेकिन किसी के घर पेट गिफ्ट करने से पहले वहाँ की सिचुएशन पूछ लेनी चाहिए। मुझे कैट फर से बहुत ज्यादा एलर्जी है। ये बात इस सर्कल में कोई सीक्रेट नहीं है। ये सुनते ही हम्बोगेन का चेहरा बदल जाता है। ब्रोदर त्यानु, मुझे सच में नहीं पता था। सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि आसपास खड़े लोग साफ सुन सकें, जिस पर कई गेस्ट्स की नजरें तुरंत हम्बोगेन की तरफ चली जाती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मैं उसकी तरफ देखे बिना बटलर से कहता हूँ, अंकल वांग, इस गिफ्ट को फिलहाल कहीं और रख दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर एन का यह अच्छा इरादा होस्ट की पार्टी ही खराब कर दे। यह सुनते ही शियाटन रोने के करीब पहुंच जाती है। वह जान रान के पीछे खड़ी होकर कैट को कसकर पकड़ लेती है। नहीं, आज मेरा बर्थडे है। शाओतोन को यही कैट चाहिए। जिस पर जान रान नीचे झुकती है और उसे समझाने लगती है, गुड गर्ल बनो शाओतोन, पापा को एलर्जी है, हम कैट नहीं रख सकते। कल मॉम तुम्हें कैट कैफे लेकर जाएंगी।
लेकिन शाओतोन सिर हिलाने लगती है। ना, नहीं, मुझे यही कैट चाहिए। अगले ही पल वह जोर जोर से रोने लगती है। पापा बैड हैं, पापा मुझे खुश नहीं देखना चाहते। मैं उसे कैट को कसकर पकड़े हुए देखता हूँ। फिर जानरान के चेहरे पर वह बेबस ममता देखता हूँ और उसी पल मेरे दिल की आखिरी गर्माहट भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल साफ था, मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों हैम्बोगिन को ज्यादा अहमियत देती थीं। मेरी एलर्जी उनके लिए शायद उस कैट से भी कम महत्वपूर्ण थी, जिस पर मैं शियाटोन के रोने को नजरअंदाज कर देता हूँ और बटर को कैट ले जाने का इशारा कर देता हूँ। इसके बाद बर्थडे पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। गेस्ट्स लगातार आते रहते हैं। जान रन होस्ट की तरह वाइन ग्लास हाथ में लिए सबके बीच घूमती रहती है। उसके चेहरे पर परफेक्ट स्माइल थी